हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीनल एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और संस्कारी लड़की थी। साथ ही उसकी बिल्लौरी आँखियाँ उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती थी। सब उसे बिल्लौर रानी कहा करते थे। उसके घर में उसकी माँ सुधा और पिता हेमंत थे, जो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश रहे थे, पर कोई ऐसा वर नहीं मिल पा रहा था जो उनकी बेटी की खूबसूरती को अनदेखा कर उसके गुणों की इज्जत करे। अजी सुनत हो, अपनी बिटिया की शादी कब करी हो? अरे तुम चिंता क्यों करती हो, कोई ना कोई लड़का जरूर मिल जाएगा अच्छा सा हमारी मीनल के लिए। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और मीनल के लिए युवराज सिंघल नाम के लड़के का रिश्ता आता है। उसे खूबसूरत चीजों से बहुत प्यार होता है। वो उनकी खूबसूरती पर कोई दाग बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपनी माँ शोभना के साथ मीनल के घर आता है। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद मीनल और युवराज की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक चलता है। ऐसे ही एक शाम। मीनल, तुम कितनी खूबसूरत हो यार, सच में। अच्छा जी। ये तुम्हारी ये जो बिलोरी अखियाँ है ना, कसम से यार जानलेवा है। अब बस भी करे, कितनी तारीफ करेंगे मेरी। तुम्हारी तारीफ पर तो मैं किताब लिख दूं, किताब। मीनल शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है और किचन में अपनी सास की मदद करने लगती है। उसे इस तरह शर्माता देखकर उसकी सास शोभना बोलती है, अरे क्या हो गया, क्यों शर्मा रही है इतना? जी माँ जी, कुछ भी तो नहीं। अरे बस ये गाल शर्म से लाल हुए जा रहे हैं। ऊपर से इतनी सुंदर हो तो क्या ही करेगा मेरा बेटा। क्या माँ जी, अब आपने भी मेरी टांग खींचना शुरू कर दिया। इस तरह हंसते खेलते दिन बीतते जाते हैं। जो कोई भी मीनल को देखता वो उसकी बिल्लौरी आँखियों का फैन हो जाता और उसकी तारीफों में पुल बांधने लग जाता। आसपास के लोग भी उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे, पर धीरे धीरे युवराज का स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। जब भी कोई बाहर का व्यक्ति मीनल की तारीफ करता तो उसे बहुत गुस्सा आने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन बाजार में। ओए होए भाई, देख कितनी खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर परी उतर आई है। हाय हाय भाई, गल तां तेरी बिल्कुल ठीक आ। कुड़ी तां वाली चकवी आ भाई। कुड़ी दी अखां देख भाई, बिलोरी अखां वेख के मैनूं तां नशा जा चढ़ गया। उन लड़कों की ऐसी बातें सुनकर युवराज को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो उनके पास जाता है और दोनों को मारना पीटना शुरू कर देता है। तीनों में जमकर लड़ाई होती है। तभी मीनल उसे रोकती है। सुनिए सुनिए युवराज जी, बस कीजिए ना। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमको ऐसा बोलने की? जान ले लूंगा मैं इसकी, मार दूंगा इसे। मेरी बीवी पे कमेंट करेगा, बोल ले। इस तरह वो दोनों घर आ जाते हैं और अपने बेटे के मुंह बदन पर घाव के निशान देखकर शोभना बोल पड़ती है, अरे मीनल, मेरे लाल का ये हाल कैसे हुआ? मीनल अपनी सास को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर उसकी सास का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। अरे ओ रूपवान, ये जो सब कुछ हुआ है ना, तेरी ब्यूटी की वजह से हुआ है। तो आज के बाद अपनी ब्यूटी और ड्यूटी घर के अंदर ही निभा। अगर बाहर गई ना तो टांगे तोड़ दूंगी। हाँ, पर माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आखिर मैंने क्या किया है? सुना नहीं माँ ने क्या कहा? नहीं जाओगी तुम घर से बाहर। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब तुम्हें कोई देखता है। आई बात समझ में तुम्हें? समझी तुम? युवराज मीनल को हाथ पकड़कर खींचकर ले जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। ना उसे कहीं आने दिया जाता था, ना जाने दिया जाता था। उसकी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। जिस खूबसूरती की सब तारीफ किया करते थे, वही उसके लिए अभिशाप बन जाती है।
इन सब से परेशान होकर एक दिन मीनल अपने चेहरे को नोच नोच कर खराब कर लेती है, जिससे उसकी खूबसूरती पर एक दाग लग जाता है। देखो युवराज, यही है ना वो खूबसूरत चेहरा जो तुम्हें बहुत पसंद है। देखो मेरी तरफ, देखो ना। छी, ये क्या है? इतनी बदसूरत सी शक्ल, मेरी नजरों से दूर हो जाओ यार तुम। आखिर क्यों हट जाऊं मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ ना, तुम्हारी मीनल, जिसका चेहरा तुम्हें चांद से भी प्यारा लगता था। प्यार करते हो ना तुम मुझे, अब करो प्यार, करो ना। क्या हुआ? दफा हो जाओ तुम मेरी नजरों के सामने से और मेरी जिंदगी से भी। तुम्हें इस दाग के साथ मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चली जाओ बस तुम। युवराज मीनल को अपने घर से निकाल देता है। मीनल अपने मायके चली जाती है और सारी बात अपने माता पिता को बता देती है। अपनी बेटी का ये हाल सुन माता पिता का पारा हाई हो जाता है। बेटा, तू इतना सब सहती रही, तूने कुछ हमें बताया क्यों नहीं कभी? अरे देखो तो सही, हमारी लाडो का हाल कर दी साए। देखो तो सही, जालिम है, एकदम जालिम है युवराज। देखो ना मम्मी पापा, भला कोई ऐसे करता है क्या अपनी बीवी के साथ? वाह, क्या सुंदर होना पाप है। क्या मैं कोई जानवर हूँ जिसे पिंजरे में बंद करके रख दिया? क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है माँ? मेरी लाडो, तू दुखी मत हो, मैं युवराज को उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगा। बता ही दे रहे हैं, सुन ले। ना को चने ना चबवा दीस ना युवराजवा का तो कहीं ना। अपनी बेटी के साथ हुआ अत्याचार देख उसके पिता पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस तुरंत ही गुनाहगार युवराज के खिलाफ कार्यवाही करती है और उसके घर जाती है। अरे युवराज, बाहर निकल। जी क्या हुआ इंस्पेक्टर, आप यहाँ कैसे? यो शराफत का नाटक न किसी और से करिए। यो देख, सर्च वारंट लाया हूँ। चल, तेरे ससुरालिये याद करे तने। हाय, ये हथकड़ी डाले कहाँ ले जा रहे हो मेरे फूल से नाजुक लाल को? अरे माता जी, जो गुनाह करे है ना आपके इस लाल ने, उसकी सजा तो इसने जरूर मिलेगी। अब थोड़ा हक तो हमने भी दे दो आपके लाल बनाने का। अरे छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। माँ बचाओ मुझे, ये लेके जा रहे हैं। युवराज पुलिस के सामने बहुत गुहार लगाता है, पर पुलिस अपराधी की रग रग से वाकिफ होती है। वो उसके हाथ में हथकड़ी डाले और 4 चमाटे लगाकर उसे जेल में बंद कर देती है। मुकदमा लंबा चलता है, पर अंत में जीत सत्य की होती है और मीनल को इंसाफ मिलता है। अदालत युवराज को 7 साल की सजा देती है। अपने दोषी को सजा मिलते देख मीनल को बहुत खुशी होती है। अब वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। किसी गांव में राम सिंह नाम का जमींदार अपनी बीवी लता और 2 बेटे रविंदर और अशोक के साथ रहता था। पूरे गांव में उनके परिवार का बहुत रुतबा था। लता को शुगर की बीमारी थी, जिसके चलते वो ज्यादातर बीमार ही रहा करती थी। उसके बड़े बेटे रविंदर की शादी आस्था नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा आलसी होती है। वो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने बताती थी। वो मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही बात किया करती थी। अरे ओ आस्था बहू, अरे जरा चाय बना देना मेरे लिए। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ चाय। सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती है चाय के लिए। अरे इतना नहीं होता कि उठकर खुद बना लूं चाय में। पैर तो इस बुढ़िया के कब्र में लटक रहे हैं और स्वाद चाहिए पूरे। दिन बीतते जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद घर के छोटे बेटे अशोक की शादी नेहा नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि बहुत ही गुणी और समझदार लड़की थी। अपनी देवरानी के आने के बाद तो समझो आस्था के वारे न्यारे हो जाते हैं। वो जमकर अपनी देवरानी से घर का सारा काम करवाती और खुद सबकी वाहवाही लूटती रहती। ऐसे ही एक रात राम सिंह के दिल में बहुत तेज दर्द उठता है। कोई मेरी मदद करो, बहुत दर्द हो रहा है।
आस्था बहू, रविंदर, अशोक, नेहा, जल्दी आओ। सब लोग भागते हुए अफरा तफरी में कमरे में आते हैं। अशोक, रविंदर और नेहा मिलकर बाबूजी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और बताते हैं कि राम सिंह को दिल का दौरा आया है। वहीं घर पर लता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आस्था किसी तरह उनको चुप करवाकर सुला देती है और खुद अपने कमरे में जाकर बोलने लगती है। दिमाग खराब करके रखा हुआ है इन बुड्ढे बुढ़िया ने। दिल तो करता है ना जहर देके मार दूं। अगली सुबह बाबूजी को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। आस्था झूठी हमदर्दी दिखाते हुए बोलती है, बाबूजी आप ठीक तो है ना? आपकी चिंता में मुझे रात को 1 मिनट भी नींद नहीं आई। जी आप ठीक तो है ना? माँ जी, दीदी, बाबूजी एकदम ठीक है। बस डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। चल बेटा, अपने बाबूजी को कमरे में ले चल। बीवी तो पहले ही बीमार पड़ी थी, अब ये बुढ़ा भी खाट पकड़कर बैठ गया। वक्त बीतता जाता है। नेहा दिन रात अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है, तो वहीं आस्था सारा दिन या तो कोई बीमारी का बहाना कर सोती रहती या फिर टीवी देखती रहती। बड़ी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर लता और राम सिंह को बहुत बुरा लगता है। एक दिन आस्था अपने सास ससुर के लिए चाय लेकर आती है। जी सुनिए ना, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ हाँ भाग्यवान, बोलो। जी मैं सोच रही थी कि हम अपनी सारी जायदाद अपनी छोटी बहू और बेटे के नाम कर दे। पर क्यों? इस घर पर तो दोनों बेटों का बराबर हक होना चाहिए ना। जी जब से आप बीमार हुए हैं ना, घर का सारा काम नेहा बहू करती है। हमारे बुढ़ापे का सही मायनों में सहारा बनी है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है, मैं कल ही वकील से बात करता हूँ। बाहर खड़ी आस्था ये सब सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसे ये बात गवारा नहीं होती कि सब कुछ नेहा के नाम हो रहा है। अब वो सभी घर के लोगों के बीच फूट डलवाने की सोचती है। ऐसे ही एक दिन आस्था अपनी सास लता के कमरे में चुपके से घुसकर एक कीमती हार और पैसे निकालकर अपनी देवरानी की अलमारी में रख देती है। जब लता अपनी अलमारी खोलती है और देखती है कि उसका सारा सामान गायब है, वो दोनों बहुओं को जोर से आवाज लगाती है। अरे अरे बहू, मेरा खानदानी हार और पैसे नहीं मिल रहे। तुम दोनों ने कहीं देखा है क्या? नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, पर मैंने नेहा को सुबह आपके कमरे के पास आते देखा था। दीदी आप कहना क्या चाहती हैं? मम्मी जी, कहीं इसी ने तो नहीं चुराया हार और पैसे? नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। वो तो अब तुम्हारे कमरे में ही जाकर पता चलेगा। सब लोग आस्था के कमरे में जाते हैं और फिर वो हार ढूंढते हैं। उन्हें वो हार मिल जाता है। ये क्या है बहू? कसम से माँ जी, मुझे नहीं पता कि ये हार यहाँ कैसे आया। अरे वाह नेहा, मैं तो तुम्हें बड़ा सीधा साधा समझती थी, पर तुम तो बड़ी होशियार निकली। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी दी। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी लालची निकलोगी। खैर, मैं अब इस घर की सारी जिम्मेदारी आस्था को सौंप रही हूँ और तुम यहाँ से निकल जाओ। इस तरह आस्था नेहा को घर से निकलवा देती है। ये ले बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरी। हाय हाय हाय, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी इस पल का। वक्त बीतता जाता है। आस्था बड़े ठाट बाट से रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन आस्था की माँ सपना उससे मिलने उसके ससुराल आती है। अरे सुनने में आया है तेरी सास ने खुश होकर तुझे घर की सारी चाबियां दे दी है। नहीं माँ, ये सब तो मेरी चाल थी। मैंने ही मम्मी जी का हार चुराकर नेहा के कमरे में रख दिया और फिर सबके सामने
उसे ही गुनहगार बना दिया। तभी कमरे के बाहर जाती हुई लता उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। वो कमरे में जाती है और आस्था को एक जोरदार चमाटा जड़ देती है। माँ जी, आपने मुझे मारा क्यों? मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। तुमने कैसे अच्छे बनने का ढोंग किया और बेचारी नेहा को फंसा दिया। अरे निकल जा मेरे घर से। नहीं नहीं माँ जी, आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बस बस, कितना झूठ बोलेगी तू, कितनी दोगली है मुझे आज पता चल गया। तेरे पीछे लगकर मैंने मेरी संस्कारी बहू नेहा को घर से निकाल दिया। अरे तू दफा हो जा। तभी वहाँ नेहा आती है। नहीं माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? दीदी को ऐसे घर से मत निकालो, वो इस घर की बड़ी बहू हैं। अरे अब तो कुछ सीख ले देवरानी से। उम्र और ओहदे में बेशक तुझसे छोटी है, पर संस्कार में सबसे बड़ी है। अभी के अभी माफी मांग। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, और नेहा तुम भी मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इस तरह सभी घर वाले आस्था को माफ कर देते हैं और वहीं दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं। साथ ही आस्था अपनी पीठ पीछे बुराई करने वाली आदत को त्याग देती है। फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। रिपना एक बहुत ही मनचली और एक अच्छे खानदान की लड़की थी। उसे बीड़ी पीने की बहुत बुरी लत थी। वो अपने घर वालों से छुपकर अक्सर बीड़ी पिया करती थी, कभी छत पर, कभी बाथरूम में, तो कभी अपने कमरे में। पहले तो वो कभी कभी ऐसा किया करती थी, पर धीरे धीरे उसकी ये आदत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ जानकी कपड़े धो रही थी कि तभी रिपना के कपड़ों से बीड़ी का बंडल गिरता है। रिपना, यहाँ आ जरा तू। क्या बात है मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो आप सुबह सुबह? तेरे कपड़ों में से बीड़ी निकल रही है, तू बीड़ी पीने लग गई। मुझे क्या पता किसकी है, मेरी थोड़ी ना है। पापा की होगी जरूर। सुबह सुबह भांग खा के आई है क्या? तेरे पापा इन सब चीजों से कोसों दूर रहते हैं। माँ, मेरी थोड़ी ना है। लगता है कॉलेज में किसी ने ना शरारत कर दी होगी। सच्ची में माँ, मैं बीड़ी नहीं पीती। लाओ मुझे दो, मैं फेंक देती हूँ इसे। रिपना बीड़ी लेकर फटाफट से अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। फिर जल्दी से बीड़ी जलाकर पीने लगती है और धुएं के छल्ले बनाकर हवा में उड़ाने लगती है। हाय, आज तो मैं बच गई, वरना मम्मी तो आज मेरा सच जान जाती। आज के बाद थोड़ी सावधानी और बरतनी पड़ेगी। वक्त बीतता जाता है। एक दिन रिपना के लिए अंशुमन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ पद्मा के साथ रिपना के घर आता है। दोनों परिवार वाले बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। पर रिपना की आदत में कोई सुधार नहीं आता। वो अब भी छुप छुप कर बीड़ी फूकती ही रहती है। एक दिन वो अपने कमरे में बीड़ी पी ही रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? अरे ये कहाँ से आ गई? जल्दी जल्दी बुझ जा। अरे बहू, बहरी हो गई है क्या? सुनती क्यों नहीं? जी माँ जी, वो मैं काम कर रही थी तो सुना नहीं मुझे। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? एकदम बीड़ी जैसी। नहीं तो सासू माँ, ये क्या कह रही है आप? यहाँ तो कोई महक नहीं आ रही। अरे आ तो रही है, पर समझ नहीं आ रही क्यों आ रही है। चल छोड़, मेरे लिए एक कप चाय बना दे। बस इतनी सी बात माँ जी, अभी बना देती हूँ चाय। 2 मिनट रुको आप। रिपना भागती हुई रसोई में जाती है और जल्दी से अपनी मुट्ठी खोलती है। जलती हुई बीड़ी को हाथ में दबोचने की वजह से उसका हाथ जल जाता है।
वो मन ही मन सोचती है, आज तो मैं बच गई, पर मेरा हाथ जल गया। आज के बाद बीड़ी तभी पीऊंगी जब घर पर कोई नहीं होगा। अगर पकड़ी गई ना तो सासू माँ तो मुझे इस घर से ही निकाल देगी और साथ ही सबको मेरे बारे में पता चल जाएगा। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। रिपना बहुत कोशिश करती है कि वो अपनी इस बुरी लत पर काबू पा ले, पर नहीं हो पाता। उसे जब भी बीड़ी पीने की तलब उठती, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती और जल्दी से जाकर बीड़ी पीना शुरू कर देती है। वक्त बीतता जाता है। अब घर में रोज ही कहीं ना कहीं बीड़ी मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन पद्मा अपने बेटे अंशुमन से कहती है, अरे अंशुमन बेटा, देखना क्या हो रहा है घर में। क्या हुआ माँ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे बताओ। अरे बेटा, आजकल घर में जगह जगह पर बीड़ी मिलती है। देख अंशुमन बेटा, अगर तू पीता है तो बता दे मुझे, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? मैं ये सब नहीं करता। मुझे तो नफरत है इन सुट्टेबाजों से। बेटा तू नहीं पीता, मैं नहीं पीती, बहू नहीं पीती, तो आखिर ये बीड़ियाँ आती कहाँ से हैं? पास ही खड़ी रिपना ये सारी बातें सुन लेती है और उसे अपने पकड़े जाने का डर सताने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन सुबह अंशुमन ऑफिस चला जाता है और पद्मा अपने एक दोस्त से मिलने उसके घर जाती है और घर में रिपना अकेली होती है। वो आराम से सोफे पे बैठी बीड़ी पी रही होती है और जैसे ही वो बीड़ी बुझाकर खिड़की के बाहर फेंकती है, उसकी सास वहाँ आ जाती है। माँ जी, आप कब आई? आप तो दोपहर तक आने वाली थी। बस बहू, तेरे बिना मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी आ गई घर में। हाँ। अच्छा माँ जी, आप थक गई होंगी, लाइए मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। हाँ बहू, दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। रिपना को अपनी सास की बातें सुनकर बहुत खुशी होती है। साथ ही उसे अपनी बीड़ी पीने और सबको धोखे में रखने की बात सोचकर बहुत दुख होता है। हे भगवान, ये मैं क्या कर रही थी? मेरी सासू माँ और मेरे पति मुझे इतना प्यार करते हैं और मैं उनका यकीन तोड़ रही हूँ। नहीं, मैं अब से बीड़ी पीना छोड़ दूंगी और खुद को कामों में उलझाए रखूंगी। रिपना अपनी बीड़ी पीने की आदत को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। जब उसे बीड़ी पीने की तलब बेचैन करने लगती, उसके हाथ पैर कांपना शुरू कर देते और वो खुद को कमरे में बंद कर लेती। वो अपने मन को बहुत अवॉइड करने की कोशिश करती, पर खुद पर काबू नहीं पा पाती और बीड़ी पीना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। एक दिन वो अपनी सास को सब सच बताने के लिए उनके कमरे में जाती है। माँ जी, मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा आज। क्या हुआ बहू? बहू, तू ठीक तो है ना? चल डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ जी, मेरी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पद्मा और अंशुमन जल्दी से रिपना को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और पता चलता है कि जरूरत से ज्यादा धूम्रपान करने की वजह से रिपना को लंग कैंसर हो गया है। ये सुनकर पद्मा और अंशुमन को बहुत धक्का पहुंचता है। वो जल्दी से रिपना से मिलने आईसीयू में जाते हैं। बहू, ये क्या हो गया तुझे? हाय रिपना, देखो ना, देखो ये डॉक्टर क्या कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम्हें कैंसर है, तुम स्मोकिंग करती हो। नहीं, मैंने तो बोल दिया आप नहीं करती हो। कह दो, तुम भी कह दो, ये झूठ है। नहीं
अंशुमन, डॉक्टर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे बीड़ी पीने की बुरी लत थी। मैंने इसको सुधारने की बहुत कोशिश करी, पर मैं खुद पर काबू नहीं पा पाई और सबकी आंखों में धूल झोंकती रही। मुझे माफ कर दीजिए अंशुमन, और सासू माँ आप भी मुझे माफ कर दीजिए। रिपना, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही मेरे लिए बहुत है। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ और घर वापस चलो। आप बहुत अच्छे हैं अंशुमन जी। आई लव यू टू एंड गेट वेल सून। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता बिल्कुल भी। इस तरह लंबे इलाज के बाद रिपना ठीक होकर वापस से अपने घर परिवार में लौट आती है और अपनी बीड़ी पीने की आदत का त्याग कर देती है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती है। ये सब देखकर अंशुमन और पद्मा बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। बाबा निराला एक ऐसा बाबा जिसने आस्था का मतलब ही बदल कर रख दिया। भक्तों के जज्बातों और उम्मीदों के साथ ऐसा खेल खेला कि आस्था को वासना में बदलते जरा देर ना लगी। उनका एक प्रिय सेवक था भोपा, जो कि उनका हर काम में साथ दिया करता था। बाबा जी की सदा ही जय हो। हमारा ये ढोंग का कारोबार बहुत बढ़ गया है। अरे लड्डुओं की डिमांड तो लगातार बढ़ती जा रही है। अरे भोपा स्वामी, अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत आगे जाना है। ठीक है बाबा जी, आप तो परम ज्ञानी है। जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। जप नाम जप नाम जप नाम। बाबा की यानी मेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जप नाम जप नाम जप नाम। ऐसे ही एक दिन बाबा के आश्रम में पम्मी नाम की एक लड़की आती है। वो भी बाकी सब की तरह बाबा की परम भक्त होती है। बाबा पम्मी को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, पर पम्मी उसे कहाँ इस बात के बारे में पता था। वो बस बाबा जी को अपना सब कुछ मान उनकी भक्ति में लीन ही रहती थी। वक्त बीतता जाता है। एक दिन बाबा जी के द्वारा प्रसाद में भेजी हुई खीर खाकर पम्मी बेहोश हो जाती है। बाबा जी के कुछ सेवक आते हैं और उसे उठाकर बाबा जी के कक्ष में ले जाते हैं। जप नाम जप नाम जप नाम बाबा जी, जप नाम जप नाम। आओ अंदर। बस बाबा जी, अब आप अपना आशीर्वाद दीजिए, हमारा काम तो खत्म हो गया। सदा ही खुश रहो। पम्मी, तेरा ये जिंदा दिल चेहरा, ये निडर स्वभाव मुझे बहुत पसंद आया। और तू जानती है, जो मुझे पसंद आ जाता है मैं उसे अपना खास आशीर्वाद देता हूँ, जो आज तुझे भी दूंगा। जप नाम जप नाम। बेहोश पम्मी के साथ बाबा दुष्कर्म करते हैं और फिर उसे वापस से उसके कमरे में छोड़ दिया जाता है। अगली सुबह जब पम्मी को होश आता है तो उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब कब और कैसे हुआ। वो याद करने की बहुत कोशिश करती है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। वो सारा दिन अपने कमरे में बैठी रोती रहती है और सोचती है कि आखिर कौन था जिसने ये सब किया। तभी शाम उसकी दोस्त पलक उसके पास आती है। अरे पम्मी, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे जमीन पर क्यों बैठी है? पलक देख मेरे साथ क्या हो गया। बेहोशी की हालत में किसी ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश करी। मेरे साथ इतना बुरा हो गया। आखिर बाबा जी के आश्रम में ऐसा कौन होगा जिसने ये सब किया? तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तेरे साथ, हम मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे। तू हौसला रख। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। पम्मी पता लगाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसे पता नहीं चलता कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया। वहीं दूसरी तरफ बाबा निराला रोज ही पम्मी की ही तरह ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहा था और भक्ति का झूठा खेल रचाए जा रहा था। इसके अलावा वो और भी कई गैरकानूनी काम करता है,
जिसकी भनक किसी को भी नहीं पड़ती। एक दिन फिर से पम्मी को वही नशीला प्रसाद खाने को दिया जाता, पर इस बार वो प्रसाद नहीं खाती और बेहोश होने का नाटक करती है। सेवक फिर से उसे बाबा जी के कमरे में ले जाते हैं और फिर कितनी खूबसूरत है तू पम्मी। तेरा ये बेपाक बोलना इस बाबा को मोहित कर देता है। बाबा जी, आप थे वो जिसने ये सब कुछ किया? अच्छा, आज तू बेहोश नहीं हुई, मतलब तूने आज खीर नहीं खाई। चलो अच्छा है, आखिर तुझे पता चल ही गया कि मैं क्या चीज हूँ। हाँ, चल गया पता। आप बाबा के भेष में एक शैतान हैं। लोगों के विश्वास, भरोसे, आस्था से खेलने वाले इंसान हैं आप। आपके लिए तो मौत की सजा भी कम है। पम्मी, तुझे यहाँ तक लाने वाला, तेरी जिंदगी बदलने वाला और कोई नहीं, मैं यानी कि ये बाबा है। तेरे लिए इतना कुछ किया है आज तक, तो गुरु दक्षिणा तो बनती है ना मेरी, तो ले ली मैंने। लोगों की श्रद्धा और भावनाओं के साथ खेलना, उनको बर्बाद कर देना कोई भक्ति नहीं होती। आप निहायती कुत्ते, कमीने और एक वाहियात किस्म के आदमी हैं, जो बस भक्ति के नाम पर पाखंड करना जानते हैं। अरे मेरी बच्ची, इतना गुस्सा ठीक नहीं तेरे लिए। तू बाहर लोगों को चीख चीख कर भी बताएगी ना, तो भी कोई यकीन नहीं करेगा तेरी बात पर। अरे हट मेरे आगे से, वरना जो हाथ नमस्कार करने के लिए जुड़ सकते हैं ना, वो तुझे उठाकर पटक भी सकते हैं। इतना घमंड ठीक नहीं पम्मी, जरा सोच समझकर फैसला लेना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सच बताते बताते तो खुद बदनाम हो जाए। पम्मी कक्ष का दरवाजा खोलकर भागती हुई बाहर जाती है ताकि सबको सच बता सके, पर किस्मत से ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा जी के पहरेदार उसे पकड़कर काल कोठरी में डाल देते हैं। पम्मी रोती चिल्लाती बिलखती रहती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। इन दिनों ना तो उसे कुछ खाने को दिया जाता, ना पीने को। उसकी ऐसी हालत देख कोठरी की प्रबंधक को उस पर दया आ जाती है और वो उसे भगाने में मदद करती है। उसकी मदद के कारण किसी तरह से वो आश्रम से बाहर निकल जाती है और सीधा पुलिस थाने पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर तिवारी से होती है, जो काफी समय से बाबा के खिलाफ सबूत जुटा रहा था। सर मुझे आपकी मदद चाहिए। वो निराले बाबा। अरे ओ मैडम जी, क्या हो गया? इतनी सांस क्यों फूल रही है आपकी? थोड़ा सांस ले लो। अरे पांडे, पानी पिला मैडम को। अरे पानी पियो और फिर आराम से कहना। जी, सांस लेने का ही तो टाइम नहीं है। वो बाबा निराला कुछ ज्यादा ही निराला है। श्रद्धा की आड़ में लोगों के विश्वास के साथ खेल रहा है। अरे मैडम जी देखिए, आप जो कुछ भी कह रही हैं, तो आपकी सुनी सुनाई बातों पर हम यकीन करने से रहे। आपके पास कोई सबूत है बाबा जी के खिलाफ? पम्मी इंस्पेक्टर को सारी बात बताती और कोर्ट में केस भी दर्ज करवाती। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार बाबा का सारा काला चिट्ठा सबके सामने आ जाता है। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अदालत बाबा निराला को उम्र कैद की सजा सुनाती है। साथ ही उसके काले कारनामों के गढ़ को सील कर देती है। इस तरह लोगों को समझ आ जाता है कि अंधविश्वास से कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।